निकोल प्रिज्म बना रहे थे, आपको बता रहे थे। आज कंस्ट्रक्शन बताना, उसी के आगे बताएं। लास्ट टाइम सभी लोग आए थे ना, ठीक है। आगे आ जाओ और लंदन में पीछे खिड़की पर लटक जाओ जाके। अरे इधर भी तो पंखा चल रहा है, इधर भी चल रहा है, पंखा चल तो रहा है इधर, सब उसके नीचे बैठ जाओ। तो हम उसी के आगे पढ़ा रहे हैं, तो आगे कोर्स ज़्यादा चल जाएगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। पंखे के नीचे बैठ जाओ पर आगे रहो है। कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। ये हेडिंग डाल दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। उसी के जस्ट आगे, निकोल प्रिज्म की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, प्रिंसिपल नहीं लिखवाया, बस वो तो नहीं, उसी के आगे उसका प्रिंसिपल ये है कि वो डबल रिफ्रैक्शन पर बेस्ड। बस आगे लिखो, कंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। जो लेंथ है निकोल प्रिज्म की 3 गुनी है ब्रेथ की, उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। इधर आ जाओ, अगर लग रहा है इधर हवा लगे। सुबह नहा लिया करो, नहा के आए तो फिर क्या हो। लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म इज 3 टाइम्स टू इट्स ब्रेथ। हाँ A B C D। अब ये हो गया B डैश, ये हो गया D डैश, ये हो गया, ठीक है। ये आज जाना तो फोटो पूरी हम खींच लेंगे पोलराइजेशन, बच्चों को भेज दे प्रॉपर। ये आपका ये, तो ये पहले के फेजेस थे, ये पहले के फेजेस थे जिनको हमने ऐसे काट दिया। ये इस तरीके का फेजेस था, इसे ऐसे काट दिया। एक रेक्टेंगुलर टाइप का ले लिया, उसकी ऐसे कटिंग कर दी और ऐसे इस टाइप की हल्की हल्की। पहले ये बना रहा था 71 डिग्री और ये वाला एंगल था 109, ठीक है। 71 डिग्री और 109। एक पनीर का टुकड़ा ले लीजिए चौकोर, और उससे हल्की सी ऐसे कटिंग करिए और इधर से ऐसी कटिंग करिए, तो वो इस टाइप, ठीक है। तो पहले बन रहा था 71 डिग्री और 109। अब जब कट कर दिया तो ये एंगल हल्का सा कटिंग पॉलिशिंग से ये 68 डिग्री और ये है 112, ठीक है। ये तो ये एंगल याद करने हैं कि इस पीस में ABCD पीस में एंगल्स जो थे 71 और 109 थे। कटिंग और पॉलिशिंग के थ्रू इसके एंगल हो गए 68 डिग्री एंड 112। भाई सम तो 180 का ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए
आफ्टर द कटिंग एंड पॉलिशिंग its angle becomes 68 degree and 112. 68 degree and 112, 68 डिग्री और 112 in place of in place of 71 degree and 109. 71 डिग्री एंड 109. चाय तो नहीं पियोगे तो अपनी सहेली से पूछ लो, अंशिका से, चाय पीना तो नहीं है? तुम लोग बॉयज़ किसी को आलस आ रहा हो तो बताए, चाय पिला दिया जाए। प्रियांशु, ये दिनेश, चाय पीना है बताओ, काढ़ा भी बनवा के पिला दें। इसकी बात ना याद दिलाओ। ये जब इन्होंने कॉफ़ी की बात करी तो एक स्टूडेंट की याद आ जाती। जब भी कोई बच्चा 2001 में एक हमारे विजयनगर में तब हम पढ़ाते थे, शास्त्री नगर में है विजयनगर में। तो एक स्टूडेंट था, तो उसके पिताजी पुलिस में थे, अच्छी पोस्ट पे थे। तो उसके पिताजी ने कहा ही, मेरे पास फ़ोन आया कि हमारा बेटा रणवीर, पिताजी का नाम RK सिंह था, अब तो रिटायर भी हो गए होंगे, बेटे का नाम रणवीर, ठीक है। तो रणवीर जो आए तो पहले दिन आए तो उसके जब हमने समझाया तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके चेहरे से हम समझ गए कि हम कितना भी समझा लें इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। दूसरे दिन वो एक स्टूडेंट था, जब इन्होंने कॉफ़ी की बात करी तो याद आ गया। दूसरे दिन, पहले दिन आया, उसको जब हमने बोर्ड पे लिखा तो हमें चेहरे से अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका मेंटली स्टैंडर्ड बहुत लोअर था। BSc पार्ट 2 में पढ़ने आ रहा है, तब भी ऑप्टिक्स थी, यही पढ़ा रहे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा रहे, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। दूसरे दिन थोड़ा खुराफाती टाइप का था। दूसरे दिन जब वो आया तो अपने मोहल्ले, उस समय जागरण का क्रेज़ था, उसके मोहल्ले में जागरण हो रहा था, तो लेवाल आया 2-4 लड़कों को कि चलो सर से चंदा दिलवाते हैं। चल के आया तो हमसे कहा वो बच्चों ने, तो हमने, तब वो हमारी भी एज कम थी, तो हमने कहा ठीक है 51 रुपये काट लो। जब हमने कहा 51 रुपये काट लो, उसने कहा सर इतना नहीं करो, तो हमने कहा 101 काट लो। जब हमने 101 रुपये दे दिया, फिर उसके बाद वो जब बैठा, कहा सर आपने मेरी बिल्कुल बेइज्जती करा दी। तो हमने कहा क्यों? कहते हम सोच के आए थे आप 501 रुपये चंदा दोगे, हमने तुम्हारे सोचने से क्या होता है। फिर हमने उसको समझाने की कोशिश करी, अब उसको समझ में ना आए, फिर हमें गुस्सा थी, तब हम पीटते भी थे, तो हमने उसको पीट दिया कस के क्योंकि वो जब हम समझा दे 2-3 बार कर दे तब तो हाँ कर दे, फिर जब हम रफ कर दे तो कहे कि सर फिर से बता दीजिए, तो फिर हमने उसको पीट दिया। फिर हमने उससे पूछा, हमने कहा कि चाय पियोगे? तो कहते चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं। पिलाएं कहाँ, यहाँ घर तो ही ना था, विजयनगर में थे। तब बहुत चंदे का क्रेज़ था, तो वो अपना 2-3 बार चंदे वाले लेके आया और 100 रुपये हम दे देते थे। देखिए, आफ्टर द कटिंग एंड पॉलिशिंग its angle becomes 68 degree and 112 in place of 71 and 109। ठीक है, 71 और 109। तो पहले उसके बन रहे थे 71 और 109, हल्की सी पॉलिशिंग और कटिंग से एंगल बन गए 68 डिग्री
and 112। ठीक है, अब ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर वाला कैल्साइट क्रिस्टल है, इसके बीच में और कट कर दिया गया है, इसके अलोंग वो कट कर दिया गया। ठीक है, कटिंग कर दी गई, बीच से काट दिया गया, जो स्ट्रक्चर बना बीच से कट कर दिया। और इस कटिंग वाले को, तो ये दो पार्ट हो गए। ठीक है, ये वाला बी डैश डी डैश है, ये 90 डिग्री इससे बना रहा है और 90 डिग्री इस वाले से। मतलब ए बी डैश से इसका 90 डिग्री है और सी डी डैश से इसका 90 डिग्री, इस तरीके का बने, कटिंग की गई। तो ये लिख रहे हैं निकोल प्रिज्म cuts along B dash D dash, cuts along B dash D dash, which makes 90 degree with AB dash and CD dash। मतलब AB डैश के परपेंडिकुलर है BD डैश, B डैश D डैश, और CD डैश के भी परपेंडिकुलर है, CD डैश के भी परपेंडिकुलर है B डैश D डैश। इन दोनों के 90 डिग्री पर है, ऐसी कटिंग की गई। इन दोनों पार्ट्स को हम कनाडा ब्लॉसम लेयर से जोड़ते हैं। बोथ पार्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर by कनाडा ब्लॉसम लेयर। एक मिनट रुकना, ब्लॉसम की स्पेलिंग कर दीजिए, ब्लॉसम लेयर। ये है, गलत लिख रहे थे, कनाडा तो सही लिखा है, ब्लॉसम BALSAM है, कनाडा ब्लॉसम लेयर। ठीक है, ये बाल्सम बोलो, कनाडा बाल्सम लेयर बोलो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैथ वाले सर की कल क्लास है? हाँ, तो मेरी भी है, जो टाइम होता है 9 बजे। कनाडा बाल्सम लेयर इज 1.55। अभी थर्ड ईयर रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं। अब ये हो सकता ना है तो उनकी छुट्टी कर देंगे, तो 8:30 पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो थोड़ा सा अभी सीरियस नहीं हो पा रहे हैं थर्ड ईयर वालों का। सेकेंड ईयर जो थर्ड ईयर में जा रहे हैं, बहुत बच्चे दे दिए, जो पढ़ रहे हैं वो सब फीस दे दिए। तुम लोग तरीके थोड़ी ना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा ब्लॉसम लेयर इज 1.55 फॉर सोडियम लाइट। तो इस कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है।
ये है स्ट्रक्चर, जो बहुत हमने शॉर्ट में लिखाया है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखाई। फेयर कापी अच्छी बना लो हो। अभी आज इसका हम PDF बना के भेज देंगे, तो पूरा लिख डालना, पोलराइजेशन लिख डालना है, फिर इंटरफेरेंस अपन लिखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बताई चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है। इसकी जो लेंथ है कैल्साइट क्रिस्टल का, जो स्ट्रक्चर लेते हैं, इसकी चौड़ाई के जो ब्रेथ है उसकी 3 टाइम्स। अब जैसे आपने ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का लिया, ठीक है, तो जो उसकी ब्रेथ होगी उसका ये 3 टाइम्स लिया जाए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ निकोल प्रिज्म इज 3 टाइम्स टू इट्स ब्रेथ। इसमें फिगर बनाई दिया हमने, जिसके जो ये वाले फेसेस थे, जब आप जनरल वे में कैल्साइट क्रिस्टल लोगे, उसे रिड्यूस करोगे, उसका जो स्ट्रक्चरल इस तरीके का इतना बड़ा डिवाइस आप बनाओगे, तो मोस्टली क्या होता है, उसके एंड फेसेस क्या बनाएंगे, 71 डिग्री और 109, जिसे आपने नाप लिया। अब जरा ही से तो अंतर करना है, तो हल्की कटिंग या पॉलिशिंग करके उसके एंगल 68 डिग्री और 112 बना लिए, ठीक है। जब ये बन गए 68 डिग्री 112, तो बन गया निकोल प्रिज्म, तो बन गया निकोल प्रिज्म। तो ये देखिए, आफ्टर द कटिंग एंड पॉलिशिंग इट्स एंगल बिकम्स 68 डिग्री एंड 112। ये गड़बड़ नहीं होने चाहिए, 68 डिग्री एंड 112 इन प्लेस ऑफ 71 एंड 109। किसके प्लेस पर, 71 एंड। जब आप काफ़ी रिड्यूस करोगे तो नेचुरल स्ट्रक्चर यही एंगल लगभग बना देता है कैल्साइट का, ठीक है। उसके बाद आपने कटिंग किया तब, या पॉलिशिंग किया, तो क्या हो जाता है, 71 डिग्री की जगह 68, ऑब्वियसली ये 112। निकोल प्रिज्म कट, इस निकोल प्रिज्म ही बोल रहे हैं, इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, इस क्रिस्टल को कट किया गया किसके अलोंग, B डैश D डैश के अलोंग, B डैश D डैश के अलोंग, ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद फिर हमने इसे जोड़ा है, किससे, कनाडा बाल्सम लेयर्स। ये चिपकाने वाला ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इससे हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और इस जो कनाडा ब्लॉसम लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया गया है सोडियम लाइट के लिए 1.55 होता है, 1.55 है फॉर सोडियम लाइट। अब आइए वर्किंग पे, ठीक है। नोट हो गया, कुछ पूछना हो बताइए। बहुत ईजीएस्ट वे में सबसे टिपिकल यही माना जाता है, जो हमने सरल लिखवा दिया, ठीक है। अब देखिए वर्किंग है, वर्किंग लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसलिए कई हेडिंग डाल के प्रॉपर लिख दिया। लॉन्ग का क्वेश्चन है ना, वर्किंग ऑफ निकोल, तो कई हेडिंगों में डाल दीजिए तो प्रॉपर अच्छा लगेगा और मार्किंग भी। वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म, ये देखिए निकोल प्रिज्म पर आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हो तो 2 प्रकार की रेज इस कैल्साइट क्रिस्टल है, तो कैल्साइट ना, तो कैल्साइट क्रिस्टल है, इसमें 2 प्रकार की रेज बन जाती है।
एक बन गई, ये है आपकी ई रेज, और एक बन गई ओ रेज। ई रेज बन गई, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ई रेज बन गई और ओ रेज बन गई। ये जो बीच में कनाडा ब्लॉसम लेयर है, इससे ई रेज पास कर जाएगी, ई रेज पास कर जाएगी। कनाडा ब्लॉसम लेयर मेन वर्क है यहाँ पर, ये कनाडा ब्लॉसम लेयर से ई रेज पास कर जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रे ई रेज पास कर जाती है, जबकि ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज डेविएट कर जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ओ रेज डेविएट तो मिली तो एक ही रे ना, तो आपकी ओ रेज दिनेश ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज डेविएट कर जाएगी ओरिजिनल पास से। अब ये तो हम पहले भी बता चुके थे, अब इसकी वर्किंग को प्रॉपर समझिए कि जब अनपोलराइज्ड लाइट आई, ई रेज और ओ रेज क्रिस्टल में पास करती हैं। तो लिखिए, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on the Nicol prism, इंसिडेंट होती है निकॉल प्रिज्म पर, then E rays and O rays E rays and O rays। अब भाई ये बार बार अगर हम बार बार लिखेंगे ई रेज तो थ्योरी बहुत बढ़ जाती। ई रेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे, शॉर्ट में लिखो ई रेज। ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ओ रेज। ई रेज एंड ओ रेज प्रोपोगेटिंग या ट्रेवलिंग इन द क्रिस्टल प्रोपोगेट कर रही है या ट्रेवल कर रही है क्रिस्टल। अब कौन बताएगा ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसने हाँ याद कर लिया? समक्ष ने, सक्षम तुम्हारे भाई का नाम इतना याद हो गया कि भूल ही नहीं पा रहे। ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रेज क्या है? म्यू ओ की वैल्यू बताओ, 1.658। ठीक है, ये कैल्साइट क्रिस्टल वाली है भाई, कैल्साइट क्रिस्टल है तो कैल्साइट क्रिस्टल में ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 है, लर्न कर लो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रेज, म्यू ई की वैल्यू 1.486, देख लो पीछे लिखवाया है 1.486। ठीक है, 1.486, ये 1.486 है। तो अब ओ रेस पर पहले हम बता दे रहे हैं, ओ रेस जब कनाडा ब्लॉसम लेयर पर इंसिडेंट होती है तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, पहले तो देखो ओ रेज के लिए, फॉर ओ रेज
म्यू ओ का मान म्यू सी से ज़्यादा है। कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 और ओ का ये है। तो ओ रेज जब कनाडा ब्लॉसम लेयर पर इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या मूव कर रही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब रे डेंसर से रेयर में जाए। तो डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है। ओ व्हेन ओ रेज is incident on the Canada balsam layer incident on the Canada balsam layer, ठीक है। ओ रेज इंसिडेंट हो रही कैनेडा बाल्सम लेयर पर, लेयर, its angle of incidence is greater than critical angle। एंगल 68 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा एंगल बना रही, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। When O rays is incident on the Canada balsam layer, its angle of incidence is greater than critical angle। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम याद नहीं कराना चाहते, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। एंड इट मूव्स थ्रू द denser to rare medium, rare medium। ये मूव कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम, विरल माध्यम से नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम, डेंसर से रेयर। भाई कनाडा ब्लॉसम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 ही है ना, और इसका क्या है 1.658। तो ये किससे जा रही है, मतलब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन O rays deviated, ठीक है, deviated from the original path due to reflection। परावर्तन के कारण ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट, वो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा, बार बार हम वो क्यों लिखें, ये होती तो रिफ्लेक्ट है ना, तो इससे ये रिफ्लेक्ट कर गई, ट्रांसमिट करने की जगह यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, तो वो डेविएट कर गई है अपने ओरिजिनल पाथ से। किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है तो वो रिफ्लेक्शन ही ना। तो जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो आपतन कोण है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, जिस कारण
जो रेज हैं डेविएट कर जा रही हैं अपनी ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, किसकी वजह से? अब आप सोचिए कि आपने ग्लास ले रखा है या ट्रांसपेरेंट लिक्विड ले रखा है, आप उस पर रेज इंसिडेंट कर रहे हो और रेज आगे नहीं जा रही है ट्रांसपेरेंट में, तो वो हमेशा क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर वही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तब बात अलग थी। ये कनाडा ब्लॉसम लेयर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उसमें ये जो इंसिडेंस का एंगल हुआ वो क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो वो एक तो एंगल ज़्यादा और डेंसर से रेयर मूवमेंट हो रहा है, तो वो रे जो हैं डेविएट कर जाती हैं ओरिजिनल पाथ से। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है फॉर ई रेज के लिए म्यू ई का मान है 1.486, म्यू सी का मान है 1.55, तो यहाँ म्यू सी म्यू ई से बड़ी। कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, किसके? ई रेस के रिफ्रैक्टिव। तो जब ई रेस कनाडा ब्लॉसम लेयर पर इंसिडेंट होती हैं तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही हैं और ये हल्का सा विचलित होके हल्का सा डेविएट होकर पास करेंगे। जब कोई रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकेगी, और अगर डेंसर से रेयर जाती तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हल्का सा विचलित होकर पास कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए व्हेन ई रेज is incident on the Canada balsam layer, ठीक है, then it moves from rare to डेंसर मीडियम, ये मूव करती है रेयर से डेंसर मीडियम। व्हेन ई रेज इज इंसिडेंट ऑन द कनाडा बाल्सम लेयर देन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये मूव करती है रेयर से डेंसर मीडियम, ये रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करती है, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ये मूव कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम, ठीक है, एंड इट passes through the Canada balsam layer. It passes through the Canada balsam layer with a small deviation का मतलब होता है विचलन, एक हल्का सा विचलन लेते हुए ये पास कर जाएगी, हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट, क्योंकि सब्सटेंस भी तो जरा ही सा है, तो हल्का सा डेविएट करते हुए वो पास कर, वो पता भी नहीं चलता, हम सीधा ही दिखा देते हैं। अब देखिए लिमिटेशन, ये वर्किंग हो गई, बिल्कुल इजी है। अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दिक्कत है तो बता दीजिए।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कोई सरफेस रे आ रही है, ठीक है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, पहला मीडियम डेंसर, रेयर में जाएगी, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक बार और बता दे रहे हैं, यहाँ तक के टॉपिक के अलावा में ये लिखना नहीं, पहले हम लिखवा चुके हैं। जैसे ये है आपका सरफेस, ये वाला होना चाहिए डेंसर, ये है रेयर, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। अब रे आई एक विशेष एंगल पर, मान लीजिए किसी एंगल पर रे इंसिडेंट हुई, तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो मालूम है, जब डेंसर से रेयर जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल मान लो आपका था आई और ये एंगल बना आर, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब एंगल क्या कर दिया, क्रिटिकल एंगल ले लिया आई सी। जब क्रिटिकल एंगल ले लिया तो रे जो है 90 डिग्री पर डेविएट करने लगती है। तो रे क्या होती है, 90 डिग्री पर डेविएट करने लगती है। अगर आपतन कोण जो है वो क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, क्रांतिक कोण हो गया, तो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन। अब आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट करेगी। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रे रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने क्या कहा कि जब ओ रेज इंसिडेंट हुई है कनाडा ब्लॉसम लेयर पर, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है और वो मूव कर रही है डेंसर टू रेयर। डेंसर क्यों, क्योंकि ओ रेस ये है और ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ का मान 1.658 है, 658 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कनाडा ब्लॉसम लेयर से, ठीक है। तो अब ये किससे जा रही है, डेंसर से रेयर, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन। जहाँ रिफ्रैक्शन होना था, जहाँ अपवर्तन होना था, वहाँ परावर्तन मिल गया। जहाँ रिफ्रैक्शन होना चाहिए वहाँ आपको रिफ्लेक्शन मिल गया। पर एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए और रे मूव करनी चाहिए डेंसर से रेयर। अब जब ओ रेज की बात आई तो ओ रेज में म्यू ई रेज की बात आई, तो ई रेज के लिए 1.486 है, 1.486 है, और कनाडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.55 है। तो ये किससे मूव कर रही है, रेयर टू डेंसर, तो हल्का सा डेविएट करके पास कर जाएगी, बस हल्का सा विचलन जरूर होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब वो वहाँ कहाँ दिखाओगे, तो ये हल्का सा डेविएट करती है और पास कर जाती है। तो वही हमने लिखा है, म्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू ई व्हेन ई रेज इज इंसिडेंट ऑन कनाडा ब्लॉसम लेयर, देन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम, ठीक है। एंड इट पासेस थ्रू द कनाडा ब्लॉसम लेयर विथ स्मॉल डेविएशन। समझ गई, शिवानी नाम है ना, तुम समझ गई, अंशका समझ गई, तुम लोग बताओ, खुशी तुम लोग बताओ, अभिषेक, प्रियांशु समझ गए। क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, कितना याद करोगे, याद करना पॉसिबल नहीं है, आपको समझना है और उसको एक दो बार, यही बेस्ट वे है। निकोल प्रिज्म जो होता है वो पोलराइजर है और एनालाइजर है, ठीक है। पोलराइजर का मतलब पोलराइज बनाना, एनालाइजर का मतलब चेक करना। तो तुम लोग भी इस लेसन से हर टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि थ्योरी आ गई है और थ्योरी समझने वाली है। याद करोगे तो कहाँ तक याद करोगे, समझे बिना रट्टा लगा रहे हो तो फिर सही मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो आप
जो टॉपिक को समझ जाइए उसको जाके एक बार लिखिए और लिखने के बाद चेक कर लीजिए। ये प्रोसेस अगर अपनाओगे तो तुम्हारे लिए ये लेसन बहुत सरल है। ठीक है, जाके एक एक टॉपिक, जो इसमें जो टिपिकल पार्ट था वो हमने क्रम से बता दिया। कैल्साइट क्रिस्टल वाला थोड़ा टफ था और निकॉल प्रिज्म अब आपको बहुत सरल सरल मिलने वाला है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस निकॉल प्रिज्म की क्या लिमिटेशन है? निकॉल प्रिज्म की ये लिमिटेशन है कि निकॉल प्रिज्म या तो कन्वर्जिंग रे हो या डाइवर्जिंग रे हो, उसी पे वर्क करता है। मतलब या तो ऐसी हो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तभी निकॉल प्रिज्म वर्क कर पाएगा। हेडिंग डालिए लिमिटेशंस। निकॉल प्रिज्म वर्क्स only for converging ray, converging light rays और diverging light rays। निकॉल प्रिज्म वर्क करता है या तो कन्वर्जिंग अभिसारी, जो अभिसारी होते कॉन्वेक्स लेंस जब, या डाइवर्जिंग रे जो रे फैल रही है, तो या तो कन्वर्जिंग रे में वर्क करता है या डाइवर्जिंग रे में वर्क करता है। अब एप्लीकेशंस, लॉन्ग का क्वेश्चन है तो विधिवत किया है हमने। एप्लीकेशंस ऑफ निकॉल प्रिज्म, निकॉल प्रिज्म के एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म का उपयोग पोलराइजर और एनालाइजर की तरह किया जाता है। निकॉल प्रिज्म is used as a polarizer and an analyzer। निकॉल प्रिज्म को पोलराइजर की तरह और एनालाइजर की तरह उपयोग किया जाता है। पोलराइजर प्लेन पोलराइज लाइट बनाना, एनालाइजर प्लेन पोलराइज लाइट चेक करना। देखिए ये निकॉल प्रिज्म, ये ओ रेज निकली, ई रेज, ये पहला निकॉल प्रिज्म, ई रेज निकल गई, ओ रेज डेविएट कर, क्यों कितना भी अच्छा बना लीजिए, ई रेज एक बार निकली, अब क्या प्योर थोड़ी ना कर देता है, फिर जब गया फिर ई रेज और ओ रेज दोनों रहती हैं। हाँ एक मिनट, ऐसा होता है जैसे एक बार आपने प्लेन पोलराइज लाइट बनाई, इंसिडेंट करी अनपोलराइज, ई रेज निकली,
ओ रेज आप, फिर भी हम मानते हैं ई रेज के साथ ओ रेज के वाइब्रेशन कुछ ना कुछ गए हों, फिर जाएगा ई रेज के मेन वेक्टर रहेंगे, ओ रेज फिर मिल जाए, अगर आगे लगा तो फिर ओ रेज मिल जाएगी, मतलब बनती क्या जाएंगी, उसमें बनी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है तो उसमें कोई चीज़ बनती है तो उसका डिफेक्ट है, तो कितना भी चेक कर लो थोड़ा बहुत डिफेक्ट आगे बढ़ता ही रहेगा। वैसे ही ई रेज उसने पास करने दी, ओ रेज मैक्सिमम डेविएट कर दी, फिर दोबारा भी आप चेक करोगे तो फिर भी ओ रेज के वाइब्रेशन मिले ही रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल प्योर कभी हो ही नहीं पाता, कुछ वाइब्रेशन फिर भी। और दूसरी बात ये होती है जैसे आपने रेज इंसिडेंट करी तो उसके साथ वाइब्रेशन है, तो अगर वाइब्रेशन है उसके हल्के फुल्के तो वो बढ़ जाएगी। तो जब भी आप प्लेन पोलराइज भी डालोगे तब भी ई रेज और ओ रेज मिल ही जाती हैं, इंटेंसिटी वेरिएट करती है पर मिल जाती है, वो डिफेक्ट की तरह समझिए। तो यहाँ पर N1 पैरेलल है N2 के, N1 पैरेलल N2 के, N1 है आपका पोलराइजर, N2 है आपका एनालाइजर। N1 है पोलराइजर, N2 है आपका एनालाइजर। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने इधर देखो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, ई रेज वाले वाइब्रेशन बने, ओ रेज, दो ही प्लेन पोलराइज, ओ रेज निकल गई, ठीक है, फिर आपने प्लेन पोलराइज, फिर आपने N2 पर इंसिडेंट करी, तो N2 पर फिर से आपको ई रेज के वाइब्रेशन मिलेंगे और ओ रेज के। ये बात ज़रूर है कि ओ रेज कम मिलेगी, ई रेज ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो ये वाले वाइब्रेशन तो एज इट इज़ रहे, ये वाले वाइब्रेशन आ, जैसे कोई फर्म है जहाँ पे कोई फैक्ट्री है बहुत बड़ी और जिसमें कोई चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, तो एक वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही हैं, कुछ डिफेक्टिव चीज़ें भी हैं, तो क्या होता है एक बार चेक करने के बावजूद भी उसमें डिफेक्ट चले ही जाते हैं थोड़े बहुत, दोबारा चेक करे जाएंगे तो फिर डिफेक्ट निकलेंगे, दोबारा चले जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे माना जाता है कि ई रेज तो पास कर रही है, ओ रेज डेविएट कर रही है, पर ई रेज के साथ साथ कुछ वाइब्रेशन ओ रेज के चले ही जाते हैं। अब वो फिर ई रेज मिल जाती है, फिर ओ रेज, क्योंकि बिल्कुल प्योर कहीं नहीं हो पाता, ठीक है, फिर ई रेज पास कर गई और आगे फिर लगा दो तो फिर ई रेज मिलेगी, ओ रेज। क्या हाँ, कुछ वाइब्रेशन आ ही जाते हैं, मतलब बीम के साथ में, मतलब मेन क्या कर रहा है वो ये वाले वाइब्रेशन पास करने दे रही है और ये वाले वाइब्रेशन डेविएट कर जाते हैं, पर फिर भी ई रेज के साथ कुछ वाइब्रेशन ओ रेज के आ जाते हैं, तो वो आपके फिर से मिलेंगे, ठीक है, मतलब ई रेज और ओ रेज दोबारा प्लेन पोलराइज डालने पर भी मिलेगी। आप नहीं, वो एक अलग डिवाइस है, टूरमैलिन क्रिस्टल ना, हाँ वो अलग डिवाइस है, हाँ वो भी रोटेट कर रहे हैं, तो ये पहला वाला पोलराइजर, दूसरा वाला एनालाइजर, ये आप बात बिल्कुल। तीसरा पॉइंट, अब हमने अगर क्रॉस कर दिया ऐसे, बोलो बोलो, हाँ पोलराइजेशन तो कर ही रहा है, पर वो चेक कर रहा है। पोलराइजर तो मतलब पहले को हम कहेंगे पोलराइजर और दूसरे को कहेंगे एनालाइजर।
पोलराइजेशन तो हो ही रहा है, ई रेज भी मिली, ओ रेज भी मिली, वर्क तो वैसा ही है, पर उसको बोलेंगे पोलराइजर, क्योंकि ये तो मेन काम इसका यही है वो एक ही चीज, पोलराइजर। और ये है एनर्जी। जैसे हमने अभी क्या कहा कि तुमने क्वेश्चन इसके बाद जाके घर पे लिखा, लिखने वाले तुम ही हो और तुम ही खुद चेक भी कर रहे हो, तो तुम पोलराइजर भी हो और एनालाइजर चेक भी कर रहे हो। तो ये चेक भी कर रहा, चेक कर रहा, तो उसमें वो बनेंगे भी, पर पहला वाला हमेशा पोलराइजर ही कहलाएगा, दूसरा वाला हमेशा एनालाइजर। तो N1 है आपका पोलराइजर। अब हमने इसको ऐसे रख दिया, इस तरह क्रॉस का फिगर ऐसा बनेगा। इधर नोट हो गया, सबका नोट हो गया। क्रॉस का फिगर ऐसे बनेगा। ये N2 है आपका एनालाइजर। ये क्रॉस में जब आप इस निकोल प्रिज्म को ऐसे रखो, ये निकोल प्रिज्म ऐसे है और आप ऐसे कर दो, तो वो क्रॉस की स्थिति है। हमेशा क्रॉस में ऐसा फिगर बनाना है। इसी निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म है, ठीक है, ऐसे डिवाइस है, और जब तुमने 90 डिग्री पे कर दी तो फिगर यही बनेगा। बुकों में देखोगे यही फिगर बनता है, वो एक सिंबॉलिक है क्रॉस की स्थिति। तो यहाँ पर ये भी एनालाइजर, तो कोई भी लाइट इधर इमर्जेज आउट नहीं होगी और ये इधर डेविएट कर जाएगी। जब क्रॉस कर दोगे तो बिल्कुल अपोजिट स्थिति होगी, तो ये ई रेज ऐसे डेविएट कर जाएगी कैनेडा ब्लॉसम लेयर से, ठीक है। N1 परपेंडिकुलर N2। N1 क्या है? पोलराइजर है। N2 क्या है? एनालाइजर है, ठीक है। और N1 है पोलराइजर, N2 है एनालाइजर, ठीक है। अब दूसरे निकोल प्रिज्म N2 पर जब आपने क्रॉस कर दिया है, परपेंडिकुलर ले लिया है, तो ई रेज का बिहेवियर ओ रेज की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फॉर क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म N2 क्रॉस निकोल प्रिज्म N2 ई रेज बिहेव लाइक ओ रेज, ई रेज बिहेव लाइक ओ रेज एंड डेविएटेड from the original path, deviated from the original path, और डेविएट कर जाएगी ओरिजिनल पाथ से, एंड डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ये बच्चों पूरा निकोल प्रिज्म हो गया है। कल सरकार ने भी जो जन्माष्टमी है, तुम लोग हर त्यौहार बहुत मना रहे हो, उसको बंद हटा दिया है। अब ये छुट्टी नहीं है जन्माष्टमी, यूनिवर्सिटी और सब ऑफिसेज खुले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप रात में पूजा कर लीजिए, पर कल पढ़ाएंगे हम, मतलब जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं है। हाँ बताओ, क्या कह रही, बताओ, हमें बताओ। नहीं मतलब डेविएट कर जाएगी, और ऐसे दिखा दो, वो
क्योंकि कनाडा ब्लॉसम लेयर ऐसे थी, अब वो ऐसे हो गई, तो रे को ऐसे डेविएशन कर देती, तो कर्व टाइप का बना दिया। अब वो हमने फिगर में अंदर दिखाया नहीं, बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो बस ऐसे ही दिखा दिया जाता है कि वो सीधी नहीं जाएगी। फॉर क्रॉस निकॉल प्रिज्म N2 ई रेज बिहेव लाइक ओ रेज। ई रेज किसकी तरह करेगी? ओ रेज की तरह, और ओ रेज कनाडा ब्लॉसम लेयर को पास नहीं कर पाएगी, ठीक है, एंड डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ये बच्चों आज की क्लास हो गई। आज जाके आप एक काम करिए, बस निकॉल प्रिज्म अच्छी तरीके से तैयार करिए। अभी हम इनकी कॉपी से यहाँ तक का पूरा PDF भेज दे रहे हैं, तो जो भी आपकी दिक्कत है उसको पूरा लिख लीजिएगा। कल एक हल्का सा रिवीजन दे देंगे पढ़ाने के बाद।